हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आपका ललंटा सीरीज में स्वागत है, जिसमें आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया हमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड रेलेज करंट बैलेंस आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किसके एग्जाम्पल है। पहला दिया है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड है आपका पावर्ड इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल और फोर्थ है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, हम इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करते हैं किस टाइप में। इंस्ट्रूमेंट आर क्लासीफाइड इन टू टाइप्स, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। बाकी जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड टाइप होता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये आपके क्लासीफाइड होते हैं तीन टाइप में। कौन कौन सा। पहला आपके इसके अंदर आता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो आपको इंडिकेट करेगा कितनी करंट की वैल्यू है, कितनी वोल्टेज की वैल्यू है। ये आपका इंडिकेटिंग टाइप हो गया। इसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर, जो आपका रिकॉर्ड करता है। ये आते हैं हमारे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये आपके सेकेंडरी के क्लासिफिकेशन है। ये आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड आता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो आपको इंटीग्रेट करके हमें वैल्यू देता है। ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप में हमारा एनर्जी मीटर आता है। रिकॉर्डिंग में ईसीजी की मशीन वगैरह होगी, जो आपके ग्राफ पेपर में एक रिकॉर्ड बना के दिखाती है। इंडिकेटिंग में आपके वोल्टमीटर, अमीटर, जो आपके डायरेक्ट रीडिंग को रीड करके इंडिकेट करते हैं बाया स्केल। ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, और इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, लैब वगैरह में स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है और रेचल करंट बैलेंस है, ये एग्जांपल है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। बाकी इसमें क्या होता है, ये हमें जो वैल्यू देते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट के फॉर्म में हमें वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर जो लिख देता हूँ, वैल्यू जो हमें मिलती है, मेजर वैल्यू, जिसको हम मेजर करते हैं वैल्यू को, मेजर वैल्यू हमें मिलती है एज अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। एक हमें कांस्टेंट के फॉर्म में ये वैल्यू देते हैं। ठीक है। इसी कांस्टेंट के फॉर्म में वैल्यू देने के कारण इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर हमारी हाई प्रिसीजन या एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो, जैसे लैब वगैरह में। तो इसके एग्जांपल आपके यहाँ दो दिए हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेलेज करंट बैलेंस। ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज across a resistor is 80 volt. However, the measurement give the value of 79. एक्सपेक्टेड मतलब ट्रू है आपकी 80 वोल्ट, और आपकी मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर करी वो 79 आई है। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एक्यूरेसी आर, रिस्पेक्टिवली हमें बताने की क्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, ये हमारा ट्रू वैल्यू, इसको वी एम लिखता हूँ, वी टी। ट्रू वैल्यू जो हमें दी है वो आपका 80 वोल्ट है। 80 वोल्ट हमारी ट्रू वैल्यू है। और जो हमने मेजर करी है मीटर के थ्रू, हमने मीटर के थ्रू मेजर करी है आपकी 79 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर से हम पहले निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर होती है आपकी मेजर्ड वैल्यू वी एम, यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इसलिए वी एम, माइनस ट्रू वोल्टेज अपॉन ट्रू इंटू 100। ये आपका परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं। मेजर वैल्यू है 79, ट्रू वैल्यू है 80, और आपकी ट्रू वैल्यू भी नीचे 80 है, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी परसेंटेज के लिए। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10, 4/5 आ जाएगा। और 79 में से 80 का मौका क्या आ जाएगा, -5/4, -1 आ जाएगा। -1 इंटू 5, -5, -5/4, ये आ जाएगा 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, -1.25% हमारी एरर आएगी। तो यहाँ पर जो एरर आई है हमारी वो आई है -1.25%। तो आंसर तो इसी से हो जाएगा, आंसर नंबर ए। यहाँ पर 1.25% एरर है, और बाकी रिलेटिव एक्यूरेसी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सेकेंड है हमारा रिलेटिव एक्यूरेसी। रिलेटिव एक्यूरेसी मतलब हमारी एक्यूरेट वैल्यू के कितने पास है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एक्यूरेसी। और यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दी है तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है, जो हमने मेजर करी है वैल्यू, मेजर अपॉन ट्रू वैल्यू, बस इसके से हम निकाल सकते हैं। देखिए मेजर क्या है, यहाँ पर मेजर वैल्यू है 79 और ट्रू वैल्यू 80। 70/80 हमारा 1 से कम आएगा, तो आंसर आएगा आपका 0.9875। ठीक
तो ये आपके रिस्पेक्टिवली आंसर हो गए। एरर का आंसर ये है 1-1.25 और इसका है 0.9875। तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ट्रिगर पल्स CRO आर यूज्ड। जो हमारा ट्रिगर पल्स इन CRO, हमें जो ट्रिगर पल्स है CRO में वो कहाँ यूज होती है? टू जनरेट हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर CRT। सेकेंड दिया है टू सिंक्रोनाइज द इनपुट विद अ टाइम बेस्ड जनरेटर। थर्ड दिया है आपका टू सिंक्रोनाइज द इनपुट एंड वर्टिकल एम्पलीफायर टू जनरेट लो वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द CRT। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा CRO है इसका फुल फॉर्म आप पहले याद कर लीजिए। ये होता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ठीक है, ये आपका कैथोड रे ऑस्किलोप होता है। इसके थ्रू हम डायरेक्टली हम फेज डिफरेंस फाई नाप सकते हैं, हम वोल्टेज नाप सकते हैं और हम फ्रिक्वेंसी नाप सकते हैं। बाकी इनडायरेक्टली हम इसमें आपका करंट नाप सकते हैं और पावर नाप सकते हैं, लेकिन हम इसमें से टेम्परेचर नहीं नाप सकते। बाकी ये जो होता है इसमें हमारे यहाँ पर CRT ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन होती है, हीटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गन हीट होती है, फिर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ऐसे। तो हम इलेक्ट्रॉन को प्री एक्सेलरेट करते हैं यहाँ पर प्लेटें लगा के, प्री एक्सेलरेट पोस्ट एक्सेलरेट, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और डायरेक्ट हमारा बिना डिफ्लेक्ट हुए हमारे यहाँ पर स्क्रीन में पड़े। ठीक है, जिससे आपके वेव फॉर्म्स हो। तो यहाँ पर जो ट्रिगर हमारी पल्सेस काम होती है, यहाँ पर हम करते हैं इसका कि हमारा इनपुट सिंक्रोनाइज हो जाए टाइम बेस्ड जनरेटर से। क्योंकि टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो आपका टाइम बेस्ड जनरेटर यहाँ पर स्वीप सिग्नल, यानी ऐसा जो आपका ट्रायंगुलर सिग्नल है ये जनरेट करता है। ये हॉरिजॉन्टल आपका एम्पलीफायर होता है जो आपका स्वीप सिग्नल जनरेट करता है। ये हमारा रेफरेंस सिग्नल होता है और हमारे वाई प्लेट में आपका अननोन सिग्नल आता है। ठीक है, वाई साइड में हमारा अननोन आता है और एक्स प्लेट में हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल आता है। यहाँ पर आपका ट्रिगर पल्स का काम क्या है? ये करता है हमारा सिंक्रोनाइज करता है हमारा इनपुट को टाइम बेस्ड जनरेटर से, क्योंकि यहाँ पर जो डिले आता है उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं इसके थ्रू, टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ वोल्टमीटर ओनली। वोल्टमीटर में कौन सा इफेक्ट होता है? सिर्फ वोल्टमीटर में होता है ऐसा पूछ रहा है। थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। तो देखिए हमारे जो ESV होते हैं, आपने सुना होगा ESV, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ठीक है, ये हमारे सिर्फ वोल्टमीटर बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस इज ओनली वर्क एज और यूज एज वोल्टमीटर। लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिवाइस है उनको हम सिर्फ आपको वर्क करा सकते हैं वोल्टमीटर के रूप पर ही, कन्वर्टेड एज वोल्टमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वो आपके क्या होता है 1/2 यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वायर इंटू dc/d थीटा। यहाँ पर c कैपेसिटेंस है, थीटा आपका एंगल डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर जो v है ये वोल्टेज है, इससे हम सिर्फ वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, बाकी हम इससे आपका करंट और पावर नहीं मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर में सिर्फ कौन सा होता है? वोल्टमीटर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है? जब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के बीच में, ये जब कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, तो यहाँ पर एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी के कारण ये अपना चार्ज स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण ये चार्ज स्टोर करता है अपने डाइलेक्ट्रिक में, इसलिए ये हमारे वोल्टमीटर में एसोसिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज के कारण यहाँ पर चार्ज इसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हमें टोटल करंट बतानी है I, जो आपका I1 प्लस I2 है इन अ सर्किट ऑफ मेजरमेंट वेयर I1 की वैल्यू 150 ± 1 एम्पियर और I2 की वैल्यू 250 ± 2%। पूछा है वेयर द लिमिट्स ऑफ एरर आर गिवन एज स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा बताना है, एंड कैलकुलेट करंट I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब हमें क्या दिए है? हमें I की वैल्यू दी है, I हमारा 2 करंट का सम है, I1 प्लस I2 का, इसका ही हमारा सम है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से I1 की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन है, I1 है आपका 150 एम्पियर और इसकी एब्सोल्यूट जो एरर है वो है ±1 एम्पियर। ठीक है, मतलब 149 से 151 तक का ही मेजर कर सकता है। बाकी इसकी I2 जो करंट है I2 एम्पियर में वो है आपकी 250 और ये ±2%, मतलब 2% कम ज़्यादा ही, 2 एम्पियर कम ज़्यादा ही मेजर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या होता है,
ये देखिए जो आपका एब्सोल्यूट एरर है ये, इसको हम बोलते हैं, पहले वाले केस है तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1 एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट केस, ये आपका सिग्मा 2 है एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड केस। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले अब हम निकालेंगे डेल आई अपॉन डेल आई वन, मतलब टोटल करंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आई का, किसके रिस्पेक्ट में, डेल आई वन के। तो ये क्या आ जाएगा, तो आई वन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर कोई भी टर्म इसका आई का नहीं है तो आ जाएगा 1। वैसे सेम आपका डेल आई अपॉन डेल आई टू करंट के हिसाब से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से डेल आई अपॉन आई वन की वैल्यू भी 1 आ गई, डेल आई अपॉन आई टू की वैल्यू भी 1 आ गई, बाकी सिग्मा 1 की वैल्यू 1 है, सिग्मा 2 की वैल्यू 2 है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है और उसके सीधे हम करंट निकालेंगे। तो इससे दिखाते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट, ये होता है आपका डेल आई अपॉन डेल आई वन पहली करंट का होल स्क्वायर इंटू जो इसमें आपके एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, सिग्मा वन का स्क्वायर। ठीक है, वही आपका सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, डेल आई अपॉन डेल आई टू का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर डेल आई अपॉन डेल आई वन की वैल्यू है आपकी 1, यह आ जाएगा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल आई अपॉन आई टू की वैल्यू भी 1 है और सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा ये √3। ठीक है, ये आ जाएगा √3। तो √3 किसका होता है, √3 होता है आपका 2.24। तो यहाँ पर से एब्सोल्यूट जो आपके इसकी वैल्यू है ये आ गई 2.24 एम्पियर। ठीक है, बाकी हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, आई की वैल्यू हमारी i1 प्लस i2, जो इसकी रियल वैल्यू i1 प्लस i2। ठीक है, यहाँ से i1 की जो वैल्यू थी, i1 की वैल्यू थी आपकी 150 एम्पियर और इसकी दूसरी वाली की वैल्यू थी i2 की, वो थी 250। तो यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू क्या आ गई, टोटल करंट की वैल्यू आ गई आपकी 400 एम्पियर। ठीक है, 400 एम्पियर करंट की वैल्यू है और इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, हमें सिग्मा की स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डेविएशन होगा, वो होगा आपका 2.24 एम्पियर। ठीक है, तो इनको कंबाइन में लिखें तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई, जो आपका रियल वैल्यू है 400 प्लस यहाँ पर 2.24 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है करंट की। तो देखिए ये आंसर होगा इसका 400 प्लस माइनस 2.24%, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपका असर्शन दिया है कि आपका अ हॉट वायर अमीटर हैज़ अ स्क्वायर ऑफ अ RMS करंट। ठीक है, सेकंड दिया है आपका हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो देखिए हमारा हॉट वायर मीटर क्या होता है, हॉट वायर मीटर में एक हमारा ऐसा यहाँ पर वायर होता है जिससे हम करंट पास कराते हैं। ठीक है, ये हमारे से एक हॉट वायर होता है जिसमें हम करंट पास कराते हैं। करंट पास करने के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है, हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, बाय जूल्स लॉ I² RT। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या हो गया आपका, ये करंट जो होती है ये होती है RMS करंट और ये इसके RMS करंट के स्क्वायर के बराबर है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया है आपका हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ये देखिए हीट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट के स्क्वायर के। देखिए ये सेकंड ऑप्शन भी ठीक दिया है कि आपका हीट यहाँ से प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। तो पहला ठीक है और दूसरा इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर जो हम इसका वायर का यूज़ करते हैं, जो हम यहाँ पर वायर यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं, प्लेटिनम इरिडियम वायर। ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है तो आप लिख लीजिए, प्लेटिनम इरिडियम वायर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके थ्रू हम आप करंट को यहाँ पर फ्लो कराते हैं। यहाँ पर जितना हमारे वायर में एक्सपेंशन होता है तब दिखा देते हैं एक्सपेंशन, जैसे हीट बढ़ेगी तो यहाँ पर वायर का लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सपेंशन जितना होता है, एक्सपेंशन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। मतलब करंट में जितना हीटिंग इफेक्ट है I of H,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना हमारा तार में करंट ज़्यादा फ्लो होगी और उतनी गर्मी होगी उसके हिसाब से ये एक्सपेंड भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ पर करंट की जो वैल्यू होती है ये आरएमएस वैल्यू होती है ये। ठीक है, आरएमएस करंट की वैल्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन रॉन्ग मैनर वाइल एप्लीकेशन देन इट इज रिजल्ट इन। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को किसी एप्लीकेशन में मतलब गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर दें, जैसे हमें मूविंग आयरन की जगह मूविंग कॉइल यूज़ कर दिया, तो वो गलती क्या कहलाती है? कह रहा क्रॉस एरर कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं और एनवायरमेंटल एरर कहते हैं। देखिए एनवायरमेंटल एरर क्या होती है? जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कारण होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, इसके कारण हमारी होती है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी रैंडम एरर जो होती है जिसका हमारे आने का पता नहीं होता है और जिसकी आपकी इंटेंसिटी या कैसे कम होगी इसके बारे में पता नहीं होता है, मतलब ये रैंडम होती है किसी भी आपका सिस्टम में, तो इसका भी हमें नहीं पता रहता, तो ये भी आपकी इसके अंदर नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का जैसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया या उसके अंदर की जो आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो गया, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हमने यहाँ पर गलत इंस्ट्रूमेंट का चूज़ कर लिया, मतलब दो इंस्ट्रूमेंट पड़े थे, हमने उसमें गलत इंस्ट्रूमेंट लिया, तो वो आती है ग्रॉस एरर। तो आंसर होगा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर की होती है, ये होती है ग्रॉस एरर इज ड्यू टू ह्यूमन। ये ह्यूमन के कारण होती है ये एरर, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाज ऑब्जर्व ऑन एन ऑसिलोस्कोप हैज अ पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 12 सेंटीमीटर इफ द वर्टिकल सेंसिटिविटी सेटिंग इज 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी। तो हमें वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बतानी है। हमें क्या दिया है यहाँ पर? पीक टू पीक। पीक टू पीक मतलब जैसे एक यहाँ पर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ना, ये देखिए मैं इसको बताता हूँ, ये तो इसने पीक टू पीक मतलब आपका अपर मैक्सिमम पीक, पॉजिटिव मैक्सिमम पीक और नेगेटिव मैक्सिमम पीक का एम्पलीट्यूड दिया है। ये आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे दिया है इसने। जो आपका यहाँ पर ऑसिलोस्कोप मेजर करता है वो पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करता है, मतलब पॉजिटिव पीक ये वीएम होता है मैक्सिमम वोल्टेज और पॉजिटिव साइड, और ये होता है माइनस वीएम। इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं आपका वीपीपी, वी पीक टू पीक वोल्टेज। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका वीएम माइनस माइनस वीएम हो जाएगा आपका 2 वीएम। 2 टाइप्स ऑफ वीएम होता है हमारा मैक्सिमम, 2 टाइप्स ऑफ वीएम होता है आपका वीपीपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया है ये आपके वीपीपी की वैल्यू दी है, आपका वोल्टेज और पीक टू पीक का एम्पलीट्यूड जो दिया है वो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और बाकी इसकी सेंसिटिविटी जो वर्टिकल सेंसिटिविटी है, यही आपकी वर्टिकल सेंसिटिविटी, ये दी है आपकी 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर की इसकी सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले एम्पलीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल क्या होता है? तो यहाँ पर लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल वोल्टेज। जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिग्नल वोल्टेज। तो ये किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एस ऑफ वी, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, जो हमारे किस में होता है आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर में यूनिट होती है। बाकी इसको अगर हम डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा वोल्ट मीटर, आपका आ जाएगा वोल्टेज। डिफ्लेक्शन को हम क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट के अंदर, मतलब जो हमें निकालना है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सेंसिटिविटी इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन है आपका 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है और आपकी सेंसिटिविटी है आपकी 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी ये आपको दिया था एम्पलीट्यूड, मतलब ये आपको पीक टू पीक दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका सिर्फ एक साइड का एम्पलीट्यूड निकालना है ये, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हम एक साइड की निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 120/2 आ जाएगा आपका 60 वोल्ट। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, मतलब वीएम की वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60 वोल्ट। लेकिन इसने मैक्सिमम वोल्टेज नहीं पूछा, देखिए 60 वोल्ट ऑप्शन दिया, ये गलत हो जाएगा।
हमसे पूछा है कि RMS वैल्यू क्या होगी। RMS क्या होती है हमारी, RMS होती है आपकी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2। मैक्सिमम वोल्टेज को जब हम √2 से डिवाइड करते हैं वो हमारी RMS आती है, तो आएगा 60 डिवाइडेड बाई √2। तो 60 को जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा आपका 42.43 वोल्ट। ठीक है, 42.43 वोल्ट हमारे इसमें आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर सी 42.43 वोल्ट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 वाट मीटर मेथड आर यूज टू मेजर द पावर इन अ 3 फेज बैलेंस लोड। ठीक है, 2 वाट मीटर का मेथड का यूज हम कर रहे हैं 3 फेज बैलेंस पावर के मेजरमेंट के लिए। बोल रहा है द वाट मीटर रीडिंग आर 8.2 किलोवाट एंड 7.5 किलोवाट। मतलब 2 वाट मीटर की रीडिंग जो दी है वो 8.2 किलोवाट है और 7.5 किलोवाट है। तो हमसे एक्टिव पावर पूछ रहा है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर पावर 1 की मतलब वाट मीटर 1 की जो पावर है वो हमें दी है 8.2 किलोवाट। ठीक है, ये हमें वाट मीटर 1 की वैल्यू दी है। बाकी पावर ऑफ सेकेंड वाट मीटर हमें दी है 7.5 किलोवाट। अब यहाँ से हमें पूछना है, बताना है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर होती है हमारी P। एक्टिव पावर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सम कर देते हैं आपका W1 प्लस W2। ठीक है, W1 प्लस W2 वही आपकी जो पावर है, इसका हम सम करेंगे। तो यहाँ पर से पहली पावर हमारी क्या है 8.2। 8.2 में हमारा ऐड क्या हो जाएगा 8.2 प्लस आएगा 7.5। 8.2 में 7.5 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 और 2 7, ये आ जाएगा 8 7 15। तो 15.7 किलोवाट हमारी एक्टिव पावर आ जाएगी। 15.7 किलोवाट आंसर नंबर डी। ठीक है, ये हमारी है एक्टिव पावर का फॉर्मूला। देखिए अगर यहीं पर अगर इसने रिएक्टिव पावर पूछी होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है Q। Q का फॉर्मूला होता है आपका √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी यहाँ पर आता है आपका W1 वाट मीटर 1 माइनस वाट मीटर 2 की रीडिंग। ठीक है, W1 माइनस W2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी आती है रिएक्टिव पावर Q। और बाकी अगर इसमें एंगल देखना होता है तो एंगल हम क्या लिखते हैं tan phi जो होता है हमारा, tan phi होता है हमारा, tan phi इज इक्वल टू Q अपॉन P। ठीक है, Q को क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए Q को हम लिख सकते हैं √3 W1 माइनस W2 वाट मीटर 1 की रीडिंग माइनस वाट मीटर 2 की रीडिंग। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर को एक्टिव पावर को लिखते हैं W1 प्लस W2। तो यहाँ से हमारा tan phi की वैल्यू भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक फॉर्मूला और आता है कि इसमें W1 क्या मेज़र करता है। तो वाट मीटर जो 1 है वो मेज़र करता है आपका लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट VL IL इंटू कॉस क्या 30 माइनस 5। एक आपका करता है 30 माइनस 5 रीड आपका, और W2 जो आपका सेकेंड वाट मीटर है ये रीड करता है आपका लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट VL IL इंटू कॉस 5। और क्या आ जाएगा 30 प्लस 5। एक 30 माइनस 5 करता है और एक 30 प्लस 5 रीड करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपके सारे इसके मैंने फॉर्मूले बता भी दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। देखिए LVDT है जो आपका, देखिए पहले यहाँ फुल फॉर्म याद कर लीजिए। यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, कितने लोग ट्रांसड्यूसर लिख के आते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है जो आपका डिस्प्लेसमेंट नापता है। क्या नापता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट मेजर द डिस्प्लेसमेंट। बाकी ये आपका ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए हम इसको LVDT बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये यहाँ पर जैसे कॉइल होती है, कॉइल में हमारे यहाँ पर एक आयरन बार लगा रहता है। ठीक है, तो ये जैसे अपने जगह को चेंज करता है, या फिर हम को ऊपर की ओर खींचेंगे या नीचे की ओर खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज देता है कि कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो LVDT आपका मेजर करता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मतलब देखिए या ऊपर की ओर को होगा या नीचे की ओर होगा, मतलब रैखिक रूप में होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में होगा। सर्कुलर जो होता है वो आपका ऐसे इनमें होता है, आपका थीटा डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, वो यहाँ पर RVDT के काम आता है।
लेकिन यहाँ पर एलवीडीटी पूछा है। एलवीडीटी आपका डिस्प्लेसमेंट नापता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नाम है इसका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दियर डायनोमोमीटर टाइप वाटमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। डायनोमोमीटर टाइप जो वाटमीटर होता है वो क्या मेजरमेंट, किस टाइप के मेजरमेंट करने के काम आता है? बोथ आपका एसी और डीसी पावर, डीसी वोल्टेज, ओनली एसी पावर, या ओनली डीसी पावर, और या ओनली एसी पावर। तो देखिए हमारा जो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका डीवीएम, और डायनोमीटर टाइप वाटमीटर लिख देते हैं चलो पूरा। डायनोमीटर टाइप का जो वाटमीटर है, ठीक है, तो ये इससे हम क्या ये यूज़ कर सकते हैं? इससे हम आपका एसी और डीसी दोनों पावर यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर बोथ मेजरमेंट ऑफ एसी एंड डीसी पावर, ठीक है। वी कैन यूज एसी एंड डीसी पावर बाय यूज ऑफ डायनोमीटर टाइप वाटमीटर। तो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर जो होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये आपका स्क्वायर लॉ पे काम करता है, ठीक है, स्क्वायर लॉ पे हमारा काम करता है। इसके अलावा इसमें आपके कोई भी आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस पीएच और आपके एडी करंट लॉसेस पीई नहीं होते हैं। ये यहाँ पर नो लिख देता हूँ, नो पीएच एंड पीई, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस नहीं होते। बाकी जब हम आपका डायनोमीटर टाइप अमीटर बनाते हैं तो उसकी रेंज आपकी मैक्सिमम हम लोग 10 एम्पेयर तक का उससे मेजर कर सकते हैं। बाकी जब हम वोल्टमीटर बनाएंगे, वोल्टमीटर को हम 600 वोल्ट तक का हम बना सकते हैं इसके थ्रू। बाकी इसका स्केल जो होती है, इसमें स्केल स्क्वायर लॉक के कारण यहाँ पर स्केल आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो स्केल हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है इन केस ऑफ डायनोमीटर टाइप वाटमीटर मेथड, ठीक है। बाकी इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, सेंसिटिविटी यहाँ पर कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का आपका टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो कम होता है। टॉर्क टू वेट रेशियो हमारे सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम होता है। और एक चीज़ और है कि आपका ये पावर कंजम्पशन इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। पावर कंजम्पशन PL लिखता हूँ, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें। तो ये आपके डायनोमीटर टाइप वाटमीटर के बारे में सारी जानकारी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये AC और DC दोनों पे काम करता है। आंसर नंबर A, इट वर्क ऑन बोथ, इट मेजर बोथ AC एंड DC पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका R5 1/2 मतलब 5.5 बिट का DVM है, डिजिटल वोल्टमीटर। द लार्जेस्ट नंबर डेट कैन बी रीड। तो ये कितना लार्जेस्ट नंबर रीड करेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 5.5 बिट का है। 5.5 बिट का मतलब आपको दिखाता हूँ मैं आपको। 5.5 बिट का मतलब होता है आपका 5 बिट हमारी पूरी है, ये जो आपके 5 बिट है ये पूरी है, इसको हम बोलते हैं n बिट, या जो आपकी पूरी बिट होती है इसको हम बोलते हैं n बिट। और यहाँ पर प्लस 1 बिट आपके क्या है, हाफ है, तो +1 हाफ बिट। आपके 5 फुल बिट है और एक हाफ बिट है, ठीक है। हाफ बिट को ये 1/2 से शो करते हैं। तो आपकी फुल बिट जो होती है n बिट होती है। फुल बिट हमारी कहाँ से कहाँ तक का वेरी कर सकती है? फुल बिट की रेंज होती है आपकी 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 वेरी कर सकती है। लेकिन जो आपकी हाफ बिट होती है, हाफ बिट जो हमारी वेरी करती है वो आपकी वेरी करती है आपके 0 और 1 के बीच में। तो या 0 होगी या 1 होगी, लेकिन आपकी फुल बिट 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक का हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 5.5 बिट का DVM है, डिजिटल वोल्टमीटर है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें आपकी 5 फुल बिट होंगी और एक आपकी हाफ बिट होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 वाली है ये आपकी फुल बिट है, ठीक है। तो इसमें 5 जो बिट है ये आपकी फुल बिट है, 5 बिट आपकी फुल है। और ये जो 1 बिट है ये आपकी हाफ है, तो 1 हाफ बिट, ठीक है। पहली वाली जो होती है वो हाफ बिट होती है, बाकी पीछे वाली आपकी फुल बिटें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कहाँ से कहाँ तक का लाई करेगा। तो यहाँ पर जो आपके हाफ बिट है, ये हाफ बिट आपकी फुल बिट है, ये आपकी 0 से 9 वेरी करेंगे। 0 0 0 0 0 से कहाँ तक का मैक्सिमम हो जाएगा 9 9 9 9 और 9, ठीक है। बाकी यहाँ हाफ बिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ये सिर्फ वेरी करती है 0 to 1 से। इसने पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या हो सकता है? लार्जेस्ट हो सकता है ये आपका यहाँ पर जो लिखा है आपका 1 9 9 9 9, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका
1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पर ये आएगा देखिए 1999, 5 बिट आपके फुल है, आपके 999 और 1 बिट आपकी हाफ है, तो आंसर नंबर यहाँ पर आ जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज विथ अ गेज फैक्टर ऑफ 2.0 लिखा मतलब 2 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेन ऑफ 0.01। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो आपका 0.01 है, तो हमें चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब डेल आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया क्या है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से गेज फैक्टर की वैल्यू 2.0 मतलब 2 ही लिख देते हैं। गेज फैक्टर हमारा 2 है। रेजिस्टेंस की जो रियल वैल्यू है वो है आपकी 50 ओम। आर की जो ट्रू वैल्यू है वो आपका 50 ओम है। उसके अलावा इसमें जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को बोलते हैं हम एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू है आपका 0.001 और स्ट्रेन को ही हम लिखते हैं आपका डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब हमारी लेंथ में कितना बदलाव हुआ उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और हमारा यहाँ पर इसके बारे में दिया है, हमसे पूछा गया है, डेल आर पूछा है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हमारा गेज फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। गेज फैक्टर क्या होता है? गेज फैक्टर होता है आपका चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर अपॉन चेंज इन लेंथ। ठीक है, डेल एल अपॉन एल। बाकी पी यू में होता है पर यूनिट में, क्योंकि हम इसको रियल से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए पर यूनिट में आता है। अब देखिए यहाँ पर से हम इसको डेल आर अपॉन आर की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या आएगा आपका डेल आर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा गेज फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। डेल एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन लिख देते हैं। यहाँ से आर अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालनी है, तो डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल आर इज इक्वल टू गेज फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम एप्सिलॉन से और रियल रेजिस्टेंस से आर से। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। गेज फैक्टर की वैल्यू है हमारी, गेज फैक्टर है 2, एप्सिलॉन की वैल्यू है आपकी 0.001, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 50, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100 और 100 इंटू 0.01, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका 0.1। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो आएगा 0.1 ओम, तो डेल आर की वैल्यू आ गई 0.1 एम्पियर, 0.1 ओम। आंसर नंबर ए 0.1। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी ये याद कर लीजिएगा आप कैसे आया। बाकी एप्सिलॉन को ही हम डेल एल अपॉन एल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है विथ रिगार्ड ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के रिगार्ड में कौन सा आपका गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दे कैन बी यूज्ड एज एसी मैग्नेटिक टेस्टिंग, ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया है दे आर बेसिकली नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज में काम करते हैं ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। बाकी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डीसी पोटेंशियोमीटर इज डन बाय यूजिंग डीसी स्टैंडर्ड सोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगर डीसी पोटेंशियोमीटर का आपको स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे किसके थ्रू? डीसी स्टैंडर्ड सोर्स के थ्रू, तो यही गलत होगा। आंसर क्या? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर इज डन बाय एसी स्टैंडर्ड सोर्स, नहीं, यही आपका गलत होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर को हम लिखते हैं पीओटी से शॉर्ट में, पोटेंशियोमीटर को पॉट करके लिखते हैं। इसकी ये क्या होता है? ये हमारे बहुत एक्यूरेट होते हैं, वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट के हमारे काम आते हैं। बाकी हम इससे आपका लो प्रतिरोध की वैल्यू हम नाप सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के लिए हम यहाँ पर लो प्रतिरोध की वैल्यू के लिए हम पोटेंशियोमीटर या फिर आपका केल्विन डबल बेस मेथड का यूज़ करते हैं। बाकी पोटेंशियोमीटर जो होता है वो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, या क्या कह सकते हैं वो ब्रिज टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आपका बैलेंस केस में आपके डिटेक्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, ये नल टाइप या फिर बैलेंस पॉइंट पे हमारा काम करता है। बाकी ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन के काम आता है किसके? डीसी पोटेंशियोमीटर के, डीसी पोटेंशियोमीटर के किसके थ्रू? आपका डीसी सोर्स के थ्रू। स्टैंडर्ड हमारा डीसी सोर्स है, तो हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर जो ऊपर जाए ये भी आपका इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि आपका एसी मैग्नेटिक टेस्टिंग के भी काम आता है। पोटेंशियोमीटर आपका एसी मैग्नेटिक टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो यही आंसर आपका डी गलत हो जाएगा, बाकी सब आज के आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच फ्लोमीटर द फ्लोमीटर विच कैन नॉट मेजर द बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, बाई डायरेक्शनल फ्लो को कौन सा फ्लोमीटर नहीं नापता है ये हमें बताना है। तो देखिए पहले बताता हूँ आपको बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। यहाँ लिखते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। बाई डायरेक्शनल फ्लो में हम लोग पहला करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, ईएम फ्लोमीटर लिखता हूँ मैं इसको, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का हम लोग पहला यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग करते हैं आपका फ्लो वायर थर्मिस्टर का यूज़, फ्लो वायर थर्मिस्टर। ठीक है, और हम करते हैं आपका अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का यूज़। ये आप याद भी कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा कि किसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का यूज़ भी हम लोग बाई डायरेक्शनल के लिए करते हैं। और इसके अलावा हमारा आता है कोरोलॉइस मास फ्लोमीटर। ठीक है, ये हमारे सब आपके बाई डायरेक्शनल के एग्जाम्पल है। बाकी इसके अलावा होता है आपका यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो को मेजरमेंट करे। तो यूनिडायरेक्शनल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। यूनिडायरेक्शनल के लिए होता है हमारा टरबाइन फ्लोमीटर, टरबाइन फ्लोमीटर। और हमारा एक और होता है हमारा हॉट वायर एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल पूछा है कौन सा नहीं है। अच्छा, विच कैन नॉट, कौन सा नहीं है। देखिए आपका अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर तो है, टरबाइन फ्लोमीटर ये नहीं है। देखिए यही नहीं है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। टरबाइन फ्लोमीटर आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर ये लिखा है, ये भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है। और कोरोलिस मास फ्लोमीटर भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल लिखे हैं, यूनिडायरेक्शनल, और ये आपके बाई डायरेक्शनल है। तो टोटल हमारे पास 6 होते हैं, 4 इसमें आते हैं और 2 इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है पावर फैक्टर मीटर हैव। पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है, दिया है ओनली करंट कॉइल होती है, ओनली वोल्टेज कॉइल होती है, बोथ करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल होती है, या ओनली इंडक्टिव कॉइल। तो देखिए पावर फैक्टर मीटर हमारा यहाँ पर दोनों कंटेन करता है, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। ठीक है, बाकी थोड़ा आपको पावर फैक्टर मीटर के बारे में बता देते हैं। इसको हम पीएफ मीटर बोलते हैं, पावर फैक्टर मीटर। तो ये कहाँ काम आता है, ये आपका मेज़र करता है पावर फैक्टर किसका, मेज़र पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम का। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है उसका आप पावर फैक्टर मेजरमेंट करते हैं इस पावर फैक्टर मीटर के थ्रू। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक फिक्स्ड कॉइल होती है जिसको हम करंट कॉइल बोलते हैं। फिक्स्ड कॉइल होती है आपको, इसको हम बोलते हैं आपको करंट कॉइल, सीसी लिखते हैं। और हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। 2 पार्ट में हम लोग स्प्लिट करते हैं आपके करंट कॉइल को। ठीक है, बाकी इसमें आपकी क्या होती है, इसमें आपकी हमारी 2 आइडेंटिकल पोटेंशियल कॉइल होती है। एक करंट कॉइल होती है और हमारी 2 आइडेंटिकल पोटेंशियल कॉइल होती है यहाँ पर, या वोल्टेज कॉइल होती है। पी लिखता हूँ पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, इसके नाम देते हैं, जैसे एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो यहाँ पर पहली जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है ए, ये क्या होती है, यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं होती, मतलब प्योर आर सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस या आपका वैल्यू, आपकी पोटेंशियल कॉइल में वैल्यू होती है आर की हाई, इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन जो आपकी सेकंड आपकी पोटेंशियल कॉइल होती है उसमें आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। यहाँ पर आपकी इंडक्टेंस एल की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी पहली वाली कॉइल में जो आपकी पोटेंशियल कॉइल की कॉइल नंबर ए है, तो इसमें क्या होती है, इसमें करंट जो होती है आई ए, करंट ऑफ आपका ए, करंट ऑफ
प्रेशर कॉइल ऑफ ए, किसमें आपके सेम फेज में होती है आपके करंट ऑफ करंट कॉइल के, ठीक है। यहाँ पर आपके करंट और इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आर सर्किट लगा रहता है, प्रतिरोध कोई भी आपका फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। लेकिन सेकेंड टाइप में जब आपकी आई बी करंट है, ये आई बी करंट जो है, इसमें क्या होता है, जब आपकी बी टाइप में जो करंट यहाँ पर फ्लो होती है, वो आपके यहाँ पर इंडक्टेंस नेचर के कारण करंट यहाँ पर लैग करते हैं वोल्टेज से बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। यही आपका पोटेंशियोमीटर का आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जिसमें आपके दो, इसमें आपकी आइडेंटिकल हमारी प्रेशर कॉइल होती है और एक करंट कॉइल होती है, जिसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर प्रेशर कॉइल में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, एक में इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसमें हाई होती है उसमें आपके करंट यहाँ पर फेज में होते हैं वोल्टेज के, जिसमें आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है, वहाँ पर करंट लैग करती है बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसमें करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रिजेस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है, मैक्सवेल, ओवेंस, हेज या एंडरसन ब्रिज। दिया है ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वाइड रेंज के लिए कौन सा यूज होता है। देखिए हमारा वैसे हमारा इंडक्टेंस यहाँ पर मेजर करता है आपका मीडियम इंडक्टेंस, ओवेंस यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस के लिए आता है, ये तो नहीं होगा। हेज होता है हमारा हाई आपका क्वालिटी फैक्टर, और एंडरसन होता है लो क्वालिटी फैक्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो आपका एंडरसन ब्रिज है, ए लिख दिया मैंने एंडरसन ब्रिज के लिए। एंडरसन ब्रिज जो होता है ये मेजर करता है लो क्यू, जहाँ क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत कम है, मतलब लेस देन 1 क्यू, ठीक है, लेस देन 1 है, यहाँ पर ये आपका मेजर करता है, ठीक है। ये भी आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए एंडरसन ब्रिज यूज होता है। बाकी आपका मैक्सवेल ब्रिज होता है, मैक्सवेल ब्रिज हमारा काम आता है इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए फॉर अ मीडियम क्यू, जहाँ पर आपके क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मीडियम है, ये लाई करती है आपके 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। बाकी आपका हेज ब्रिज जो होता है वो आपका इंडक्टेंस नापता है हाई क्यू कॉइल का, मतलब जिसका कॉइल का क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है, उसको हम हेज ब्रिज से नापते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वाइड रेंज दिया है, वाइड रेंज के लिए देखिए हेज ब्रिज क्या नापता है, 10 के ऊपर का सब नापेगा, ये 10 क्वालिटी फैक्टर के ऊपर का जितने भी क्वालिटी फैक्टर है वो नापेगा, तो हेज तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी एंडरसन क्या है, एंडरसन ब्रिज जो है आपका 1 क्वालिटी फैक्टर, एक क्वालिटी फैक्टर के नीचे के 0.1 माइनस 0.1 माइक्रो तक का ये सब ये नापेगा। तो वाइड रेंज के लिए हम यहाँ पर हेज ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, ये दो ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 दिया है, नहीं देखिए आंसर नंबर सी, 3rd और 4th का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं वाइड रेंज के लिए। अगर इंडक्टेंस दिया होता है सिंपल, तो हम यहाँ पर मैक्सवेल का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सवेल को हम मीडियम रेंज मतलब 1 से लेकर 10 क्वालिटी फैक्टर तक का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम क्या मेजर कर, मतलब क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं, ये हमें पूछ रहा है। हम एसी और डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज और करंट, आपका डीसी वोल्टेज और करंट, और एसी और डीसी करंट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, मैंने अभी बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसको हम क्या यूज़ करते हैं, वो हम एज अ वोल्टमीटर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ओनली मेक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा वोल्टमीटर के लिए यूज़ होता है। बाकी आप देखिए यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, इसका टॉर्क ये होता है 1/2 v² अपॉन इंटू dc/dt, ठीक है, कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज। यहाँ पर जो v है वोल्टेज का स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण ये आपका dc भी नाप सकता है और AC भी नाप सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं फॉर DC एंड AC वोल्टेजेस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, यूज फॉर DC मेजरमेंट ओनली, नो हिस्टेरेसिस और हाई एक्यूरेसी। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। जो PMMC है, PMMC क्या होता है हमारा, ये हमारे सबसे पहले प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म स्केल। तो ऑप्शन तो हमें पहला ही मिल गया कि यही गलत है, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म स्केल प्रोवाइड करता है। तो
ये आंसर नहीं होगा। नॉट लिखा है तो यही आंसर नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्केल नहीं होती, इसकी होती है यूनिफॉर्म स्केल। बाकी इसमें आपके कोई भी हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होते हैं, पीएच नहीं होते, नो पीएच लॉसेस। बाकी इसमें बहुत कम पावर कंजम्पशन होता है, लीस्ट पावर कंजम्पशन। माइक्रो वाट में हमारा पावर कंजम्पशन होता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है ये डिवाइसेस। बाकी इनका टॉर्क टू वेट रेशियो हमारा हाई होता है, जिसके कारण इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और इनकी एक्यूरेसी हमारी हाई होती है, इसलिए इनकी एक्यूरेसी भी हमारी हाई होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बता देते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका पीएमएमसी में क्या होता है, वो होता है आपका बीना, BINA। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B, करंट, नंबर ऑफ टर्न, और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से हम लोग इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालते हैं। बाकी स्टेडी स्टेट में क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के, TC इज इक्वल टू T थीटा। तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो क्या आता है, K थीटा इज इक्वल टू BINA। तो यहाँ से अगर हम थीटा अपॉन आई, सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको, हम थीटा अपॉन आई निकालते हैं, तो थीटा अपॉन आई हमारे क्या आ जाएगा, BNA अपॉन K। ठीक है, ये हमारी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि थीटा अपॉन आई क्या है आपका, थीटा डिफ्लेक्शन कितना आया है, और आई है हमारे इनपुट करंट देने पर हमने कितना मिनिमम करंट देने में कितना डिफ्लेक्शन आ रखा है, वही हमारी सेंसिटिविटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म स्केल होती है, गलती पूछ रहा है, तो आंसर ए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल व्हेन कंपेयर टू स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल की तुलना में ग्रेविटी कंट्रोल का क्या एक एडवांटेज नहीं है। इट इज चीप, इट रिक्वायर क्रैम्प्ड स्केल। थर्ड है, इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फोर्थ है आपका, फोर्थ दिया है आपका, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फैटिग्यू एंड डेटोरेशन विथ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल एक हमारी टेक्निक है। ठीक है, जो यहाँ पर स्प्रिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क आता है, TC लिखते हैं उसको, कंट्रोलिंग टॉर्क इन केस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, ये आता है WI इंटू साइन थीटा। W है आपका वेट, जो हमें यहाँ पर आपका वेट लगाते हैं ग्रेविटी कंट्रोल में, उसकी यहाँ पर उसको हम डोंट करते हैं W से। करंट है आपका, उसके बहने वाला करंट I, और साइन थीटा उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसलिए जो यहाँ पर स्केल आता है वो उसका जो आता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपका ये जो होता है ये स्लाइटली चीपर होते हैं, मतलब ये थोड़े सस्ते आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग से। स्लाइटली चीपर ले देता हूँ, स्लाइटली चीपर होते हैं। बाकी इनका इनपुट टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, क्या लिखें, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कोई भी इन पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहते हैं, और फैटिग्यू में का कोई मतलब नहीं होता, तो नॉट सब्जेक्टेड टू फैटिग्यू, नॉट सब्जेक्टेड टू फैटिग्यू। फैटिग्यू से इनका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, और इनकी कंट्रोलिंग हम आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल हम इसको आसान कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग। स्प्रिंग की तुलना में हम इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसका डिसएडवांटेज है एक कि हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम वर्टिकल तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ओनली यूज़ वेयर वर्टिकल सिस्टम इज़ अलाइंड। हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं वर्टिकल सिस्टम से, क्योंकि इसमें जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग वेट लगा रहता है, उसको हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क को जहाँ पर लगाना पड़ेगा कंट्रोलिंग वेट को, उसके लिए हमें यहाँ पर वर्टिकल रखना पड़ेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर देगा। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा इट गिव अ क्रैम्प्ड स्केल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि आपका ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये,
क्योंकि यहाँ पर आपका क्रैम्प्ड स्केल इज़ नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, ये आपका एडवांटेज नहीं है आपका ग्रेविटी कंट्रोल का। क्योंकि क्रैम्प्ड स्केल क्या होता है, इस टाइप का होता है, क्योंकि पहले आपके जो आपके नंबर होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक का ये है, देन आपका 50 तक का ये है, इसके बाद आपका यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक का ये है, 500 तक का, 150 तक का ये है, फिर आपके यहाँ पर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे। मतलब शुरुआत में बहुत घने घने बहुत पास पास हमारी होती है रीडिंग्स, देन उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग में गैप आने लग जाता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज नहीं होता, हम चाहते हैं कि हमारे जो स्केल बने वो यूनिफॉर्म बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फाइंड आउट एक्टिव ट्रांसड्यूसर। देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनको आपको कोई भी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। Active transducer are those transducer which are not required external supply for their operation, whereas the passive transducer are the transducer which require the external supply for their operation. Active transducer कौन से, ये हमें बताना है। दिया आपका थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। देखिए वैसे ये जो 3 आपके डिवाइस हैं, RLC हमारे जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं, इनको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है देयर ऑपरेशन परफॉर्मेंस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो आपका सीबैक इफेक्ट में काम करता है, ठीक है। इट वर्क ऑन सीबैक इफेक्ट, ये क्या करता है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का काम है एक फॉर्म की एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना दूसरे फॉर्म की एनर्जी में। तो ये थर्मल एनर्जी लिखा है, ट्रांसड्यूसर के से कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके डिस्क कौन से मटेरियल की बनी रहती है ये पूछ रहा है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं इसका एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको। एनर्जी मीटर में हमारा इस टाइप से डायग्राम होता है, ये तो ये हमारा शंट मैग्नेट होता है और यहाँ पर हमारा सीरीज मैग्नेट होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर शंट मैग्नेट जो होता है उसमें यहाँ पर एक हमारा कॉपर का बार होता है, बाकी यहाँ पर ये हमारी वाइंडिंग होती है ऐसे, ठीक है। ये हमारी वाइंडिंग लगी है और ये ऐसे सीरीज में से होते हुए यहाँ पर हमारी वाइंडिंग लगते हुए ऐसे बाहर चले जाती है, तो ये 2 टर्मिनल निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर स्पिंडल होता है और स्पिंडल में हम लोग यहाँ पर डिस्क लगाते हैं ऐसे, ये हमारी डिस्क होती है ये, ठीक है। ये जो हमारी डिस्क बनी रहती है ये बनी रहती है एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। एल्यूमिनियम आपका क्या होता है, एक हल्का मटेरियल होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाते हैं इसमें बार मैग्नेट लगाते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट लगाते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर इजीली इसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट, BM लिखते हैं। बाकी ऊपर वाला जो है ये आपका शंट मैग्नेट है, शंट मैग्नेट, और नीचे वाला है आपका सीरीज मैग्नेट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके ये करंट है ये आपका सीरीज में फ्लो हो रही है, वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है। इसके बीच में हमारी स्पिंडल में हमारा आपकी डिस्क घूमती है, जो डिस्क हमारी एल्यूमिनियम की होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम की, हम यहाँ पर डिस्क यूज़ करते हैं। जो अपर मैग्नेट होता है उसको हम शंट मैग्नेट बोलते हैं, जो आपका प्रेशर कॉइल के जैसे बिहेव करता है। ये कैसे बिहेव करता है, एज अ प्रेशर कॉइल। और आपका जो यहाँ पर लगा रहता है सीरीज, जो आपका लोअर मैग्नेट होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज मैग्नेट, और ये आपका करंट कॉइल की जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स डज नॉट एग्जिबिट स्क्वायर लॉ ऑपरेशन। मतलब कौन सा मीटर आपका स्क्वायर लॉ ऑपरेशन पे काम नहीं करता है, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर या हॉट वायर मीटर। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका मूविंग कॉइल। क्यों, क्योंकि आपका मूविंग कॉइल को हम क्या बोलते हैं, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे ओनली मेजर DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ओनली मेजर एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू नापने के लिए यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट के, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है TD, इस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BINA, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये करंट, यहाँ पर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी आपका मूविंग आयरन में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। डायनोमीटर में भी वही है, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है I1 इंटू I2 को हम एक मानते हैं तो I1 स्क्वायर आता है। बाकी हॉट वायर में आपका करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपका हीट जो होती है, हीट इज इक्वल टू I2RT। तो यहाँ से हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। तो ये भी स्क्वायर लॉ में फॉलो करता है, आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर भी स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मूविंग आयरन भी स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लेकिन आपका मूविंग कॉइल, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं, ये आपका स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है, ये सिर्फ आपका करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि अ DC वोल्टमीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट, ठीक है। बट व्हेन इट मेजर अ हाफ स्केल ऑफ 100 वोल्ट रेंज, द करंट थ्रू द वोल्टमीटर इज तो हमें वोल्टमीटर के थ्रू करंट बताने कितना होगा। देखिए क्या दिया है हमें, सेंसिटिविटी दी है। सेंसिटिविटी कितनी दी है हमारे, 1000 ओम पर वोल्ट हमारी सेंसिटिविटी है। बाकी यहाँ पर हमें निकालने क्या है, फुल स्केल मतलब हाफ स्केल में करंट की वैल्यू, वोल्टेज की रेंज है आपकी 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बताया है, सेंसिटिविटी को हम लिख सकते हैं आपका ओम पर वोल्ट यानी RM प्लस RSE, मीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में जो आपका प्रतिरोध लगा रखा है अपॉन वोल्टेज, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा सेंसिटिविटी का ये होता है। बाकी सेंसिटिविटी को हम और क्या लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IFSD, ये हमारा सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से हमें करंट बतानी है, तो पहले हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बता देते हैं, IFSD किसके बराबर हो जाएगा, IFSD इज इक्वल टू 1/S, S की हमारी सेंसिटिविटी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 1/1000, सेंसिटिविटी की वैल्यू 1000 है। यहाँ पर ओम पर वोल्ट आ जाएगा, मतलब ये एम्पियर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका ऊपर चल जाएगा तो 10 टू दी पावर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर, 10 टू दी पावर -3 को लिखते हैं 1 मिली एम्पियर। ये आपका फुल स्केल है। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपका करंट थ्रू हाफ स्केल में, देखिए मेजर अ हाफ स्केल ऑफ 100 वोल्ट, हाफ स्केल में ज्ञात करना है। तो हाफ स्केल में तो IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा हाफ स्केल आ जाएगा पहले मतलब पूरे का आधा, 1/2 मिली एम्पियर। 1/2 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.5 मिली एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर ये मेजर करेगा, आंसर नंबर डी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, सेंसिटिविटी का होता है आपका ओम पर वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वोल्टेज की होती है आपकी वोल्ट। बाकी सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला करंट के टाइम में होता है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यहाँ से पहले हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाला 1/ सेंसिटिविटी करके, देन अपने हाफ स्केल में पूछना है, तो हाफ स्केल के लिए फुल स्केल को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ स्केल सेंसिटिविटी आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज यूजेस अ सॉफ्ट आयरन वायर ऑफ स्मॉल डायमीटर, गेज फैक्टर हमारा 4.2 है, नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो हमें पॉइजन रेशियो बताना है, पॉइजन रेशियो क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है हमें, गेज फैक्टर हमें दिया है 4.2, तो यहाँ पे हमें पॉइजन रेशियो बताना है क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रही है। ये होता है आपका डेल R अपॉन R अपॉन डेल L अपॉन L, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है गेज फैक्टर का, ये होता है। इसके अलावा जो हम आपका रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, गेज फैक्टर और पॉइजन रेशियो के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन गेज फैक्टर GF लिखता हूँ, गेज फैक्टर एंड पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। तो इनका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने ऐसा दिया है कि आपका जो गेज फैक्टर होता है, गेज फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 +
टू न्यू, ये न्यू का साइन है, ऐसे ऐसे बनाते हैं, प्लस क्या होता है डेल रो बाई रो, डेल रो बाई रो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपकी वही स्ट्रेन है जिसको आपको डेल एल बाई एल बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल रो बाई रो क्या है, ये देखिए फॉर्मूला, पहले आप इसको याद कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो न्यू है इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, यही हमारा होता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। न्यू आपका पॉइजन्स रेशियो होता है। बाकी आपका डेल रो बाई रो अपॉन एप्सिलॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल रो बाई रो अपॉन एप्सिलॉन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब प्रतिरोध में कितना चेंज हो रहा है, किसके कारण, पीजो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में ये हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, जीएफ की वैल्यू, गेज फैक्टर की वैल्यू दी है। बाकी क्या हाल क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, हम यहाँ पर डेल रो बाई रो अपॉन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या है, नेगलेक्ट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ से गेज फैक्टर क्या आ गया, 1 + 2 न्यू। देखिए तो यहाँ से गेज फैक्टर जो आ गया, गेज फैक्टर आ गया 1 + 2 न्यू, क्योंकि उसकी यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक वाले की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से गेज फैक्टर की वैल्यू है आपकी 4.2, ये आएगा 1 + 2 न्यू। ये न्यू ही आपका पॉइजन से रेशियो है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 1 यहाँ चले जाएगा, क्या आ जाएगा 3.2, 3.2 = 2 न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू बतानी है, न्यू = 3.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 3.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, आ जाएगा 1.6। तो पॉइजन से रेशियो की वैल्यू आ गई 1.6। तो आंसर आ जाएगा इसका, आंसर नंबर सी 1.6, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेजरमेंट की क्लासेस अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहो इस वीडियो के साथ। थैंक यू।